नमस्कार दोस्तों। क्लास 12th का अकाउंट का पेपर जो है सैम्पल पेपर, इसको हम सोल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। हालांकि इसमें आंसर आपको सामने लिखा रहेगा, इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाग 1। ठीक है, तो पार्ट ए शुरू करेंगे। तो इसमें लिखा है, पहला क्वेश्चन है कि हाउ आर जनरल डोनेशंस ट्रीटेड How are general donation treated while preparing financial statement of a non-for-profit organization? कहता है प्रश्न कि जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब तैयार किया जाता है तो उस समय जनरल डोनेशन को कैसे ट्रीट किया जाता है, यानी जनरल डोनेशन को कैसे ट्रीट किया जाता है जब नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट को जब तैयार किया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया जाता है रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट के आधार पर। तो जनरल डोनेशन को कैसे ट्रीट किया जाता है, तो हमारा आंसर है जनरल डोनेशन आर ट्रीटेड एज रिवेन्यू रिसिप्ट। तो जो जनरल डोनेशन होता है उसको ट्रीट किया जाता है रिवेन्यू रिसिप्ट की जगह की तरह। तो हमारा आंसर हो गया रिवेन्यू रिसिप्ट। और जो रिवेन्यू रिसिप्ट होते हैं ये कहाँ पे दर्शाए जाते हैं, आपको ये भी याद होना चाहिए। तो जो आपका रिवेन्यू रिसिप्ट होता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दर्शाया जाता है। ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में दिखाया जाता है। ठीक है, अगर मान लो ये कोई स्पेशल डोनेशन होता, ठीक है, स्पेशल फंड के लिए स्पेशल टाइप का डोनेशन होता तो ये कैपिटल रिसिप्ट समझा जाता और फिर इसको बैलेंस शीट में दर्शाया जाता। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट के समय हाउ इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स कैलकुलेटेड। कहता है रिटायरमेंट के समय न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बचे हुए पार्टनर के बीच में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यानी जो बचे हुए पार्टनर हैं रिटायरमेंट होने के बाद, जो बचे हुए पार्टनर हैं उनके बीच में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर होता है कि जो पुराने पार्टनर हैं उनका अपना जो पहले का शेयर था वो तो शेयर रहता ही है ओल्ड रेशियो, उसमें जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसका जो हिस्सा है और उसको जो रिमेनिंग पार्टनर हैं गेनिंग रेशियो में बांट लेते हैं और अपने ओल्ड रेशियो में वो ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उनका न्यू रेशियो निकाल आता है। तो उत्तर है द न्यू शेयर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। तो न्यू शेयर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इज कैलकुलेटेड एज हिज या हर ओन शेयर इन द फर्म प्लस द शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम द रिटायरिंग पार्टनर। यानी बचे हुए जो पार्टनर होते हैं अपना नया शेयर निकालने के लिए अपने पुराने शेयर में प्लस कर लेते हैं, जो उन्हें रिटायरिंग होने वाले पार्टनर से जितना शेयर रिसीव होता है एक्वायर होता है उसको अपने पुराने वाले रेशियो में ऐड कर लेते हैं, तो उनका न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो आ जाता है। ठीक है, अगला है कि वाई आर एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस नॉट मेड इन रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट। कहता है कि जो एडजस्टमेंट होते हैं जिसके आउटस्टैंडिंग से संबंधित एडजस्टमेंट होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस से संबंधित एडजस्टमेंट होते हैं, उनको रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दर्शाया जाता है। क्यों? तो रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस जैसे एडजस्टमेंट होते हैं इनको नहीं दर्शाया जाता है रिसीव्स और पेमेंट अकाउंट में। क्यों? तो बिकॉज इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो आपको याद होगा कि रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट एक कैश बुक की तरह होता है, इसमें सिर्फ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग चलती है। यानी रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट को तैयार किया जाता है कैश बेसिस पर। इसका मतलब है सिर्फ
कैश के ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करे जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। इस वजह से जो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंस है ये एक्रूड बेसिस पे चलते हैं, तो इसलिए इनको रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं लिखते हैं, क्योंकि रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग चलती है, जिसमें सिर्फ नगद का आना जाना ही रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो इस साल का हो, अगले साल का हो, इस साल का हो, पिछले साल का हो, अगले साल का हो। अगर वो कैश आया गया है तो उसको रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में सोल्व किया जाता है। उधार रह गया हो, बाकी रह गया हो, ठीक है, उनको यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, ठीक है। अगला है प्रश्न, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। कहता है आपको एक आवश्यक जनरल एंट्री पास करनी है। व्हेन माने जब 9,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच आर इशू एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट ए बैंक लोन ऑफ ₹8 लाख। कहता है कि कैसे ट्रीट किया जाता है, पास कीजिए कि जनरल एंट्री कैसे किया जाता है। 9,000 डिबेंचर 100 रुपये वाले अगर हमने जारी किए हों कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर, और बैंक से लोन लेना है 8 लाख, तो बैंक से 8 लाख रुपए का लोन लेने के लिए हमने 9,000 डिबेंचर 100 रुपये वाले कोलेटरल सिक्योरिटी पे जारी किया है, तो इसकी जनरल एंट्री कैसे पास होती है, ठीक है। तो सबने पढ़ा होगा कि जो जर्नल होता है उसकी जनरल एंट्री होती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। याद करेंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। और आपको पर्सन में जो तारीख दिया रहेगा आप यहाँ तारीख लिखेंगे, यहाँ तारीख मेंशन नहीं है तो डेट का कॉलम आप खाली छोड़ देंगे। इसके बाद आप नरेशन लिखेंगे कि बीइंग द इशू ऑफ 9,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट द बैंक लोन ऑफ 8 लाख रुपीज़, और डेबिट साइड में 9 लाख और क्रेडिट साइड में 9 लाख लिखेंगे। तो आपने डिबेंचर जारी किए हैं 9 लाख के, तो आप 9 लाख लिखेंगे, और नरेशन में लिखेंगे कि आपने बैंक के लोन 8 लाख के लिए 9 लाख का डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर जारी किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्पोर्ट्स क्लब हैज ए टाइप ऑफ फंड। स्पोर्ट्स क्लब हैज ए टाइप ऑफ फंड विच कैन बी यूज्ड ओनली फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइजेस। तो व्हाट इज दिस फंड कॉल्ड। कहता है जो स्पोर्ट्स क्लब है उनके पास एक फंड है जिसमें से वो प्राइज बांटने के लिए उस फंड का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे फंड को क्या कहेंगे जो प्राइज बांटने के लिए उस फंड का प्रयोग कर सकते हैं। तो फंड प्राइज बांटने के लिए कर सकते हैं तो वो प्राइज फंड कहलाएगा, ठीक है। अगर वो बिल्डिंग का होता तो बिल्डिंग फंड हो जाता, जिस तरह का फंड होगा उस तरह का फंड नाम हो जाएगा। तो प्राइज बांटने के लिए किया है तो ये प्राइज फंड हो जाएगा, ठीक है। अगला है व्हाट इज मीन्ट बाय नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर का क्या अर्थ है। नाम है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, यानी अपरिवर्तनीय डिबेंचर को बोलते हैं ऋणपत्र। तो अपरिवर्तनीय ऋणपत्र का क्या अर्थ है। तो ऐसे डिबेंचर जिनको ना तो शेयर में या और भी किसी तरह की सिक्योरिटी में नहीं बदला जा सकता, उन्हें नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा कि द डिबेंचर विच आर नॉट कन्वर्टिबल इनटू शेयर। कहता है ऐसे डिबेंचर जिन्हें दूसरे शेयर में बदला नहीं जा सकता या अदर सिक्योरिटीज यानी दूसरे सिक्योरिटीज में नहीं बदला जा सकता, आर कॉल्ड वो कहलाते हैं नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर कहलाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स। एक्स वाई जेड जो है पार्टनर्स हैं। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। लाभ हानि को 3:2:1 में बांटते हैं एक्स वाई जेड। वाई रिटायर हो रहा है एंड गिफ्टेड 1/2 ऑफ हिज शेयर या हाफ ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एक्स। तो वाई रिटायर हो रहा है और अपने शेयर का आधा भाग एक्स के फेयर में दे रहा है, यानी उसका जो हिस्सा है उसका आधा भाग
वो एक्स को फेवर कर रहा है, यानी सौंप रहा है। एंड सेल्स रिमेनिंग शेयर टू एक्स एंड वाई इन द रेशियो 1:2। और जो बचा हुआ शेयर है वो एक्स और वाई में, जो बचे हुए पार्टनर हैं एक्स और वाई, उनमें 1:2 में बांट देता है। तो फाइंड आउट पता करना है गेनिंग रेशियो क्या होगा और न्यू रेशियो क्या होगा बचे हुए पार्टनर का। ठीक है, तो पर्सन में हमें गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो दोनों निकालना है। ठीक है, तो पहले वाई रिटायर हो रहा है तो लिखेंगे वाई का शेयर कितना है 2/6। चेक करेंगे 3:2:1 था, तो बीच वाला 2 है और इन सबका टोटल 6 है, तो 2/6 हिस्सा था यानी वाई का। तो वाई शेयर लिख देंगे 2/6। इसे काटोगे तो 1/3 भी आएगा। अब साफ कहा था कि वाई गिफ्ट हाफ ऑफ हिज शेयर टू एक्स, यानी वाई अपने शेयर का आधा भाग एक्स को गिफ्ट कर रहा है। इसका मतलब एक्स को कितना दे रहा है, तो अपने शेयर का आधा दे रहा है, तो उसका शेयर है 2/6 और उसका आधा, तो आधा दे रहा है 2/6 का, तो हाफ दे रहा है 2/6 का। तो इसे काटोगे आप तो मैं पहले मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, इसे काटोगे तो 1/6, तो ये 1/6 आ रहा है। ठीक है, इक्वल। अगला लिखा है कि रिमेनिंग, मतलब जो रिमेनिंग वाई शेयर, वाई का बचा हुआ शेयर कितना होगा 1/6 में से, तो 1/6 बचा। जैसे 2/6 था उसका आधा आया था 1/6, तो 2/6 का आधा 1/6 दे दिया, तो बचा आधा 1/6। इसको कैसे निकाला, तो उसका हिस्सा था पहले 2/6 या 1/3, उसमें से अभी जो निकाला था 1/6 घटा दोगे तो घटाने पे एलसीएम लेने पे आपका 1/6 आ जाएगा। तो 1/6 बचा और इज गिवन टू एक्स एंड जेड, उसे एक्स और वाई को दिया गया है इन द रेशियो, किस रेशियो में, पर्सन बताया था 1:2 में दिया गया है, तो 1/3 हिस्सा एक्स को मिलेगा। ठीक है, तो लिखता है कि 1/3 ऑफ 1/6, यानी 1/6 हिस्सा जो बचा है उसका 1/3 हिस्सा एक्स को देगा और जो 2/3 हिस्सा है 1/6 का वो जेड को प्राप्त होगा, एक्वायर्ड माने प्राप्त होगा। तो एक्स का गेन क्या निकलेगा कि एक्स का पहले का हिस्सा, मतलब एक्स को कितना मिलेगा, तो अभी बताया था कि एक्स को उसके शेयर का आधा 1/6 अभी आया था, तो एक तो ये मिलेगा और प्लस अभी जो बचा हुआ है उसका भी 1/3 हिस्सा मिलेगा। तो अभी 1/6 बचा हुआ था, उसको गुना कर देंगे 1/3, उसका भी मिलेगा, तो दोनों को जोड़ने पे आ जाएगा 4/18। पहले इनको गुना कर लेंगे और इसको जोड़ लेंगे तो 4/8 कटने पे 2/9, तो यानी बी को गेन होगा 2/9। ऐसे ही जेड को कितना गेन होगा, तो जेड को 1/6 का 2/3 ही मिलेगा, तो 2/3 पार्ट मिलेगा 1/6 का, तो यानी बचे हुआ भाग 1/6 का 2/3 इसको मिलेगा, 2/3 इसको काटेंगे तो 2/18 और कट के 1/9। तो गेनिंग रेशियो यही दोनों आ जाएगा जो भी हमने अलग से पता किया है कि जेड को कितना मिला और एक्स को कितना मिला। तो 2/9 1/9 काटोगे तो 2:1 आ जाएगा। ठीक है, ये गेनिंग रेशियो हो गया एक्स और जेड का। ऐसी एक्स का न्यू रेशियो निकालोगे, न्यू शेयर, तो पुराना शेयर था 3/6, देखो पुराना शेयर कितना था, तो 3/6 था एक्स का और जेड का 1/6, तो यानी एक्स का शेयर पुराना वाला ओल्ड शेयर 3/6 और अभी मिलेगा उससे गेन 2/9 अभी निकाला था यहाँ, और दोनों को जोड़ोगे तो 13/18। ऐसी जेड का ओल्ड शेयर कितना था 1/6, उसमें भी जोड़ेंगे अभी जो मिलेगा एक्स से 1/9, तो ये 5/18, तो 13/18 और 5/18 इनको काट देंगे 18, तो 13:5, ये न्यू रेशियो आ जाएगा। ठीक है, एक तो ऐसे तरीका है, आपको जो तरीका आता हो आप उससे भी इसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे 7 क्वेश्चन हो गए। ये पर्सन अगला कि हाउ द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 विल बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अशोक क्लब। कहता है अशोक क्लब की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो 31 मार्च 2021 को बनानी है, उसमें जो निम्नलिखित आइटम है इसे कैसे प्रेजेंट किया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में,
इसे कैसे दर्शाया जाएगा। जैसे मान लो टूर्नामेंट फंड है, तो जितने भी फंड होते हैं वो बैलेंस शीट में जाएंगे। तो टूर्नामेंट फंड जो है बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा, टूर्नामेंट एक्सपेंस कहाँ जाएगा। और बाहर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, यानी टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट में ब्याज अर्जित किया है 6,000 रुपये, ठीक है, 6,000। तो आप देख रहे हो कि जो टूर्नामेंट फंड होते हैं इनका क्रेडिट बैलेंस है। तो जिनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं उनको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस शीट ऑफ अशोक क्लब, और पूरा बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं तो इसीलिए एन एक्सट्रैक्ट लिख देंगे, यानी ये नमूना है। फिर लिख देंगे एज एट 31 मार्च 2021। फिर लायबिलिटी साइड में टूर्नामेंट फंड जो होगा उसको लिख देंगे। तो टूर्नामेंट फंड का ओपनिंग बैलेंस यही है, कितना, 1,60,000। तो यहाँ 1,60,000 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पे लिखा है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। जितने इन्वेस्टमेंट होते हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है, ये असेट्स होते हैं, तो इसे असेट साइड में भेज देंगे। असेट साइड में यहाँ लिख देंगे टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 1,60,000, ठीक है। अच्छा, इस इन्वेस्टमेंट से, यानी जैसे ये टूर्नामेंट फंड है और इसी फंड के इन्वेस्टमेंट से कोई अगर इनकम आती है तो उसे लायबिलिटी साइड में जो ये टूर्नामेंट फंड होता है इसमें जोड़ा जाता है। तो इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट जो है ये टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट में नहीं जुड़ेगा, ये टूर्नामेंट फंड में जुड़ता है। तो 18,000 रुपये जो आपको इनकम हुआ है ये आपका टूर्नामेंट फंड में जुड़ेगा। और यहाँ पे देखेंगे आप कि ये जो ओपनिंग बैलेंस था 1,60,000, इसमें इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड जो है 18,000 जोड़ देंगे। 6,000 और बढ़ गया है क्योंकि यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन था कि टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट से हमने कोई इंटरेस्ट एक्रूड, यानी इंटरेस्ट कमा तो लिया है, प्राप्त नहीं हुआ है। तो आपकी जो आय है ये बैलेंस शीट में दिखानी होगी 6,000। तो आप इसी में 18,000 में जोड़ के 6,000 24,000 दिखा दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक आखिरी का लिखा था टूर्नामेंट एक्सपेंस। तो जितने भी टूर्नामेंट एक्सपेंस है वो टूर्नामेंट फंड में से माइनस किए जाते हैं। तो यहीं पे लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट की लेस कर देंगे टूर्नामेंट एक्सपेंस 12,000। तो 1,60,000 में 24 जोड़ेंगे 1,84,000, उसमें से 12,000 घटा देंगे 1,72,000 बचेगा। और इस साइड में आपका टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट आया था। और यहाँ पर जो बाहर लिखा था ये जो एक्रूड इंटरेस्ट, तो ये एक तो आपने यहाँ ऐड किया तो इसके दो इफेक्ट होते हैं। तो ये बैलेंस शीट में ये आपकी एक असेट्स है क्योंकि अभी प्राप्त नहीं हुई है, तो असेट्स को असेट साइड में लिख देंगे, नाम लिख देंगे इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 6,000। आप इतना ही इसको छोड़ देंगे, दोनों तरफ बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो हमें बस यही बोला था कि जो जितने भी ये फंड है इसको कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो दोहरा लेंगे, अगर वो टूर्नामेंट फंड है तो वो क्रेडिट साइड है तो लायबिलिटी साइड में जाएगा। अगर वो फंड इन्वेस्टमेंट है तो वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। और अगर कोई इनकम प्राप्त हुआ है तो वो इन्वेस्टमेंट से अगर कोई इनकम होती है तो वो फंड में जुड़ता है, तो आप इसको फंड में जोड़ देंगे। और ये जो खर्चे होते हैं टूर्नामेंट से संबंधित वो टूर्नामेंट फंड में से घट जाते हैं। इनकी एक एक पोस्टिंग होती है जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं। और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखे होते हैं बाहर की 2 पोस्टिंग होती है। ये लिखा है इंटरेस्ट एक्रूड, यानी आपने कोई इंटरेस्ट अर्जित तो कर लिया, मतलब कमा तो लिया है लेकिन वो प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसको आप कहाँ लिखोगे। तो एक तो वो आपको इनकम अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है तो टूर्नामेंट फंड में लेना बाकी है ब्याज, तो ये आप टूर्नामेंट फंड में आप ऐड करोगे। और असेट साइड में आप एक्रूड इंटरेस्ट को असेट साइड में भी डिनोट करोगे। तो यहाँ भी आएगा ये इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 6,000, ठीक है। अगला पर्सन है यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी पोस्टेड टू इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ सारथी हॉस्पिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। कहता है कि निम्नलिखित सूचना के आधार पर गणना कीजिए कि वो मेडिसिन की कितनी राशि होगी जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में 31 मार्च 2021 को दर्शाई जाएगी। सूचना में आपको दिया है कि पार्टिकुलर्स में कि स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया है 1 अप्रैल 2020 को 35,000 का था और 31 मार्च 2021 को, यानी ओपनिंग बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस है,
ओपनिंग बैलेंस 35,000 था, क्लोजिंग 30,000 है। अगला लिखा है क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, मेडिसिन के जो भी क्रेडिटर्स हैं इनका ओपनिंग बैलेंस है 15,000 और क्लोजिंग है 28,000। नीचे एक एडजस्टमेंट दी हुई है, मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021 बाद 2 लाख। तो यहाँ पर हमें मेडिसिन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है, क्रेडिटर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है, और हमें मेडिसिन का परचेज दे दिया है। तो आपको जब मेडिसिन का परचेज दे देता है तो आपको क्रेडिटर अकाउंट नहीं बनाना है। क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट परचेज पता करने के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पर मेडिकल का परचेज दे ही दिया है तो अब फॉर्मेट आसान हो गया है। अब आप क्या करोगे कि इसके लिए ऐसे आप बुक्स बनाओगे, कैलकुलेशन, यहाँ पे लिखो कैलकुलेशन ऑफ कंजप्शन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की खपत निकालने की गणना कैसे करेंगे, पर्टिकुलर और अमाउंट कॉलम बनाएंगे। इसमें हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन ले लेंगे, यहाँ से उठा लेंगे। तो ऊपर आपको ओपनिंग बैलेंस मिल रहा है मेडिसिन का 35,000, तो आप यहाँ लिख देंगे और उसमें ऐड कर दोगे परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ पे जो नीचे लिखा था परचेज ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख आप यहाँ जोड़ देंगे। तो 2 लाख और 35,000 जोड़ के 2,35,000 हो जाएगा। और स्टॉक ऑफ मेडिसिन का क्लोज बैलेंस 30,000 है तो यहाँ पे आप लेस कर देंगे, ठीक है। तो लेस कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 30,000, तो 2,35,000 में से 30,000 घट जाएगा तो 2,05,000 रुपया आ जाएगा। और यही अब आपका अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम है और इसको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड में दिखाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नोट लिख देंगे पेपर में कि मेडिसिन परचेज इज गिवन, कि मेडिसिन परचेज दिया हुआ है, तो इट मीन्स क्रेडिटर्स आर ऑलरेडी एडजस्टेड इन इट, यानी इसके अंदर पहले से ही क्रेडिटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस एडजस्ट हो चुका है, एडजस्टमेंट कर चुके हैं। तो यही हमारा क्रेडिट परचेज है, इसलिए हमने क्रेडिटर को यहाँ इग्नोर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर एक प्रश्न है कि प्रकाश लिमिटेड ने परचेज यानी प्रकाश लिमिटेड ने परचेज किया है असेट्स यानी संपत्ति खरीदा है जिसकी कीमत 2,20,000 है, एंड आल्सो टुक ओवर द लायबिलिटीज क्रेडिटर ऑफ ₹40,000 ऑफ अजय लिमिटेड फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ 1,92,000। प्रकाश लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय issuing 12% debenture of 100 each at a premium of 20%. Pass necessary general entries in the book of प्रकाश लिमिटेड। तो प्रकाश लिमिटेड ने 2,20,000 का एक असेट्स परचेज किया है और लायबिलिटी भी उसने टेक ओवर कर लिया है 40,000 की अजय लिमिटेड से। उसने असेट्स भी खरीदा है, लायबिलिटी भी टेक ओवर कर लिया है और परचेज कंसिडरेशन तय हुआ है 1,92,000। प्रकाश जो है इसके बदले में परचेज कंसिडरेशन के बदले में 12% डिवेंचर जो है 100 रुपये वाले 20% प्रीमियम पे जारी कर रहा है। तो आपसे कह रहा है जनरल एंट्री पास करनी है इस सौदे की प्रकाश लिमिटेड की बुक में। तो प्रकाश लिमिटेड के बुक में जब हम बनाएंगे इसका जनरल एंट्री तो डेट का कॉलम, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और डेबिट क्रेडिट का कॉलम बना लेंगे। पहले तो उसने संपत्ति खरीदा है तो जनरल एंट्री होगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 2,20,000। पर्सन में बोला था कि उसने लायबिलिटी भी टेक ओवर किया है तो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है तो टू लायबिलिटी क्रेडिटर्स अकाउंट 40,000 और परचेज कंसिडरेशन अजय लिमिटेड से तय हुआ था 1,92,000। तो यहाँ पे लिख देंगे टू अजय लिमिटेड 1,92,000। 1,92,000 में 40,000 जोड़ेंगे तो 2,32,000। 2,32,000 में से 2,20,000 घट जाएगा, बचेगा 12,000। तो ये जो 12,000 बचेगा ये साइड 2,32,000 हो रहा है, यहाँ 2,20,000 ही हो रहा है। तो 12 का डिफरेंस है, वो डिफरेंस यहाँ लिख देंगे। और जब इसका डेबिट में डिफरेंस आएगा तो इसे गुडविल कहा जाता है, ठीक है। तो ये बैलेंस फिगर से आया है, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे, ठीक है। तो गुडविल कहलाएगा ये। अब हमने परचेज कंसिडरेशन 1,92,000 का तय किया था। अब 1,92,000 में से अभी तय हुआ था कि उसको 100 रुपये वाले डिवेंचर जारी करने हैं। अगर 100 ही वाले जारी किए होते तो इसको 100 से भाग दे देते तो हम ये मतलब आ जाता 1,920 मतलब डिवेंचर जारी किए हैं, ठीक है, या शेयर जारी किए हैं।
तो अभी हमने डिबेंचर जारी किए हैं, तो अगर 100 का ही जारी किए होते तो इसे 100 से डिवाइड कर देते तो नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाता, लेकिन हमने डिबेंचर प्रीमियम पे 20% पे जारी किया है, तो 100 रुपये का डिबेंचर और 20% प्रीमियम पे जारी किया है, तो 20 रुपये प्रीमियम का और जोड़ लेंगे, तो अब 120 में जारी किया है। तो 1,92,000 को हम 120 से भाग देंगे, तो हमने 1,92,000 को 120 से भाग देंगे, तो 1 0 से 1 0 कट गया। अब 12 से भाग देंगे, 12 कम 12, 12 छिक 72, 1600 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अगली एंट्री कि अजय लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो 1600 डिवेंचर जारी किए हैं, 100 रुपये वाले से गुना करेंगे तो 1,60,000 यहाँ आ जाएगा, और 20 रुपये के प्रीमियम पे जारी किए हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 16,000 गुना 20 यानी 32,000 यहाँ आ जाएगा। तो 1600 और गुना 20 32,000 आ जाएगा। और परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज बाय इशू ऑफ 1600 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%, तो इतना लिख देंगे। ठीक है, तो इतना हमने डिस्कस कर लिया है। आगे अगली वीडियो में इसके आगे का डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।